अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, वो खबर आ गई है जिसका सबको इंतज़ार था, और वो खबर थी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। बहरहाल जब इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था तब ही मैंने आपको ये चार जो ईरान की शराइत थी ना, या कंडीशंस थी, वो बताई थी कि इन कंडीशंस पर ईरान कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और एट द एंड वही हुआ। उस पर ईरान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अमेरिका कहता है कि हमारी ऑफर तो यहीं तक है। इस वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। बहरहाल मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, आगे क्या होगा, आगे की सिचुएशन आपके साथ में शेयर करूंगा जी। कुछ एनालिसिस है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान इस वक्त आप यूं समझें जी कि बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में फंस चुका है, और फंस ऐसे चुका है कि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ ज़ाहिर सी बात है दफाई मुआहदा हुआ है, और फिर उसके बाद यूएई ने पाकिस्तान से जब पैसे वापस मांगे तो सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और पैसे भी जो है वो दे रहा है कि यूएई को आप पैसे दें, इससे हमारी माशत को जो सहारा है वो मिला। तो पाकिस्तान की जो फौजें हैं, ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो पहुंच गई हैं सऊदीया, और वहां से अब दिफा जो है वो किया जाएगा। और सऊदीया में एक जो बेस है पाकिस्तान को, वो भी फराहम कर दी गई है, और वो बेस सबसे करीब तरीन बेस है ईरान के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईरान की जानिब से हमला किया जाता है सऊदीया पर, तो फिर उसके बाद जवाब जो है वो दिया जाएगा। और पाकिस्तानी जो अफवाज वहाँ पर तैनात हो चुकी हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं की जानिब से जवाब दिया जाएगा, और पाकिस्तान इस हवाले से पहले ही क्लियर कर चुका है। हज़ारों की तादाद में फौजी तैनात हुए हैं। इस पर कुछ तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से कैसे खुद को निकाल सकता है, या ईरान और सऊदीया को आमने सामने आने से रोक सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ये करने में आगे मुस्तकबिल में भी कामयाब होता है ना, तो ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। पहले तो मैं आता हूं जी, जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, बुनियादी वजूहात क्या थी उन पर। नंबर वन वजह यह थी कि अबनाए हरम्स पर अमेरिका कंट्रोल चाहता था। ईरान ने इसके ऊपर साफ इनकार किया कि अबनाए हरम्स का कंट्रोल हम आपको नहीं दे सकते। भी कैसे दे सकते हैं आपको कंट्रोल? और अबनाए हरम्स पर जो फीस ईरान चार्ज कर रहा है, उस फीस के हवाले से भी कह रहा था ये चार्ज नहीं होंगे, या उसमें शराकतदारी जो है वो अमेरिका वो भी मांग रहा था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ओमान के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है। ये जो फीस वसूल की जाएगी, इसमें आधा हिस्सा ईरान का होगा, आधा हिस्सा जो है वो ओमान का होगा। तो इस पर डेडलॉक बरकरार रहा, मुज़ाकरात में नाकामी हुई। अच्छा, एक बात पर तो एग्रीमेंट हो गया था कि अब नए हरम्स खोलते हैं, ठीक है। ये जो पहला फेज गुजरा था ना, पहले 2 घंटे का जो फेज था, उसमें ये एग्रीमेंट हो गया था अब नए हरम्स खोलना है। लेकिन मसला ये हुआ है कि खोलने के बाद उसका कंट्रोल किसके पास होगा। एक तजवीज़ ये भी आई कि वो कंट्रोल सऊदीया या पाकिस्तान के पास जो है वो अगर जाता है, तो इस तरह से क्या होगा, दोनों जो फरीक हैं वो दोनों फरीकों के पास नहीं होगा, और दोनों को ये काबिल कबूल हो सकता है। लेकिन वो तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। नंबर वन तो ये, और ये ईरान ने इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले जो 4 कंडीशंस लगाई थी ना, उन 4 कंडीशंस में से ये पहली कंडीशन थी। नंबर 2 जोहरी हथियारों के हवाले से था, इस पर नाकामी हुई। अमेरिका ये चाहता था कि मुकम्मल तौर पर अपना ये जो जोहरी हथियार वाला मामला है, इसे ख़त्म कर दे ईरान। जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने का कहा था ईरान, अब ये कहता है कि मुकम्मल ख़त्म तो नहीं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट लिबनान जंगबंदी के हवाले से थी। अच्छा, इसराइल ये पहले ही अनाउंस कर चुका था, इवन के ईरान के हवाले से भी अनाउंस कर चुका था कि जंग रुकती भी है फिर भी मैं हमले करूंगा इसराइल पर। तो इससे ये चीज़ तो वाजे हो गई थी कि अगर इसराइल इस जंग से पीछे नहीं हटता तो अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। तो मुज़ाकरात में फिर कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड ज़रूर किया जाएगा कि मुकम्मल तौर पर या तो सरेंडर कर दे ईरान, और अगर सरेंडर नहीं करता तो फिर उसके बाद ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम रखेंगे कि वो मंजूर नहीं होगी। यानी कि मुकम्मल सरेंडर तो मंजूर नहीं था ना ईरान को, ईरान ने सरेंडर तो नहीं किया, तो वो कैसे आपकी बातें मान सकता है? जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहा है वो खुद ही आपको कैसे दे सकता है कि ये लें आप, ये सारा कुछ आप कंट्रोल संभाल लें, हम इससे पीछे हो जाते हैं, हम आपके सामने हैंड्स अप कर देते हैं। तो ये तो नामुमकिन सी चीज़ थी, ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो तीसरा जो था वो लबनान में जंगबंदी था। इस पर नाकामी ये हुई कि इसराइल जो है वो अटैक्स कर रहा है, तो इसराइल से आप जंगबंदी नहीं करवा पाए, या अमेरिका जो था वो जंगबंदी नहीं करवा पाया। इवन के जब जंगबंदी का मुआहदा हो भी गया था, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट की थी, उस ट्वीट के बाद अमेरिका ने कहा जी कि जंगबंदी लबनान में तो तय नहीं हुआ था, हालांकि उस ट्वीट के अंदर वो मौजूद था।
तो ये बुनियादी तौर पर 3 वजूहात बनी। बहुत डिस्कशंस हुई, काफ़ी लॉन्ग जो डिस्कशंस थी वो हुई, लेकिन ये 3 बुनियादी वजूहात थी जिनके ऊपर सेंसस नहीं हो सका और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए। जब सुबह जो लास्ट फेज़ था वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त की थी कि ठीक है अभी तक तो नाकामी हुई है लेकिन आप एक फेज़ और कर लें, और वो पाकिस्तानी वक्त में दोपहर के बाद 2 बजे के बाद वो फेज़ रखा गया कि उतनी देर आप रेस्ट वगैरह कर लें, सोच लें, और 2 बजे के बाद एक और फेज़ रख लें, जिस पर इनिशियल तौर पर ये वाइब्स आई कि दोनों जो फरीकैन हैं वो राज़ी हो गए। लेकिन फिर उसके बाद अचानक सुबह 7-8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जेडी वैंस की, और फिर मुकम्मल तौर पर सब जो है वो अनाउंस ही कर देते हैं कि हमारे मुज़ाकरात नहीं हो सके। जेडी वैंस का मौक़िफ़ क्या है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी, कि उन्होंने प्रेस टॉक में क्या कहा। वो ये कहते हैं कि ईरानी वफ्द के साथ 21 घंटे तक इंतहाई अहम मुज़ाकरात के बाद हमने एक हतमी और बेहतरीन पेशकश दी। 21 घंटे का मतलब ये है कि पाकिस्तान लैंड करने से पहले भी, जेडी वैंस ने अभी पाकिस्तान लैंड नहीं किया था तो जो मुज़ाकरात थे वो शुरू हो चुके थे। चीज़ें जो थी वो एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही थी, और फिर उसके बाद जेडी वैंस जो है वो लैंड हुए पाकिस्तान, और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं यानी कि जो मेन लीडरशिप थी ना वो बाद में बैठी, और इनिशियल तौर पर जो चीज़ें थी वो शेयर होना शुरू हो गई, ड्राफ्ट शेयर होना शुरू हो गया कि ये हमारी डिमांड्स हैं, आपकी डिमांड्स क्या है ये वो। तो 21 घंटे उन्होंने कन्फर्म किया। अच्छा, पेशकश दी। पेशकश देने का मतलब ये है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर, जो कि सदर ट्रंप कहते भी हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर फ्लैट कर दिया है, तो इसलिए जी इसलिए हम पेशकश दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप मुज़ाकरात में जब बैठे हो तो पेशकश तो नहीं होती ना, आप मतलब है कि दोनों बराबरी की सतह के ऊपर बात करते हैं। ये तो नहीं है जी कि बस ये हमारी पेशकश है, ये अगर आप कबूल करते हैं तो हम मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होते हैं, अदरवाइज मुज़ाकरात नाकाम। तो जब आप ऐसा आप तब करते हैं कि जो आपका मुखालिफ फरीक है ना वो मुकम्मल तौर पर हार चुका हुआ हो, उसने सरेंडर कर दिया, उसके पास कोई चॉइस ना हो, तब आप ऐसा करते हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात में ही यहाँ से आप देख लें कि जो रवैया था वो क्या था, जिसका बुनियादी नुकता ये था कि ईरान वाज़ेह तौर पर इस बात का ओहद करेगा कि वो कभी एटमी हथियार या इन्हें तेज़ी से बनाने की सलाहियत हासिल नहीं करेगा। हमने नेक नियति से मुज़ाकरात किए और जहाँ मुमकिन हुआ लचक भी दिखाई, लेकिन बुनियादी इख्तलाफ बरकरार रहा। ईरान ने इस मरहले पर हमारी शराइत कबूल नहीं की। हमारी पेशकश अब भी मेज़ पर है और अगले कदम को ईरान को उठाना होगा। अगर ईरान तवील मुद्दती वादों के लिए तैयार हो तो हम मजीद मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद एक और खबर भी आपको कंफर्म करता चलूं कि जंगबंदी जो है वो अभी 21 तारीख तक रहेगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 15 दिन की जंगबंदी की गई थी ना, तो आज तो 12 है, अभी कुछ ही दिन हुए, तो 21 तारीख तक जंगबंदी रहेगी। जो पेशकश की गई है ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, वो ये कहते हैं कि ये हमने आपके सामने रख दी है, मेज़ पर मौजूद है, आप 21 तारीख तक सोच लें, और अगर कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ आप लचक दिखा देते हैं, तो फिर उसके बाद हम मजीद भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन अब नाहरम, जोहरी हथियार, लबनान जंग, इस पर आपको जो है वो हमारी बातों को मानना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। और 21 तारीख तक जंगबंदी रहेगी। इस स्टेटमेंट के बाद तो ये अब क्लियर हो गया है कि 21 तक जंगबंदी रहेगी। लेकिन खैर कोई बैद भी नहीं है, जिस तरह से पहले भी मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान ही अटैक हो गया, हो सकता है कि दोबारा हो जाए, लेकिन 21 तक है कि जंगबंदी रहेगी। और एक मेज़ पर चीज़ें रख दी गई हैं कि अभी आप सोचें और लचक दिखाते हैं तो हम मजीद बातचीत कर सकते हैं, मजीद मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ गया। अब हम आते हैं कि ईरान की तरफ से जो क्या मौक़िफ़ है जी वो दिया गया है। दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने इसलिए रख रहा हूँ कि क्लियर हो जाए जी कि असल में जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम क्यों हुए, या कौन लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं था। ये है जी ईरान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि हम कई नुकात पर रजामंद हो चुके थे, लेकिन 2 से 3 अहम नुकात पर इख्तिलाफ़ राय मौजूद रहा, जिसकी वजह से बिलाखिर मामला तय ना हो सका। ये मुज़ाकरात गुज़श्ता 1 साल में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में सबसे तवील थे, जो तकरीबन 24 से 25 घंटे जारी रहे। फिर इसके बाद जी ये मुज़ाकरात 40 दिन की मुसलत करदा जंग के बाद हुए और एक ऐसे माहौल में मुनक़िद हुए जिसमें बदएतमादी और शकूक व शुबहात मौजूद थे। इसलिए एक ही नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं की जानी चाहिए थी और किसी को ऐसी तवक्को नहीं थी। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए ना, इस पर भी बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि यार मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो ये गैर फितरी नहीं था और लग यही रहा था कि ऐसा होना है। एक नशिस्त में ही मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। फिर एक और बड़ी सख्त जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है जी, ये अब्बास अरागची जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सईद अब्बास अरागची, उन्होंने दी
और उसमें जी वो ये कहते हैं कि हम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं यूएस का जो वफ्द था उसके बिहेवियर से। यूएस का वफ्द का बिहेवियर क्या था, यानी कि उनका बिहेवियर ये था कि आप हार चुके हैं, जो हम पेशकश कर रहे हैं आप कबूल कर लें। तो ऐसा तो नहीं है, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं, बराबरी पर बात होगी, कुछ आप लचक दिखाएं कुछ हम लचक दिखाते हैं। फिर जी वो उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू जो थे मीटिंग के दौरान कॉल भी करते रहे जेडी वैंस को, और इन निगोसिएशन में इसका मतलब है कि वो शामिल भी थे। इसराइल का जो इंटरेस्ट था वो भी शामिल था, और उसका इंटरेस्ट ये था कि जो मुज़ाकरात है वो कामयाब ना हो। फिर इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनसे भी जेडी वैंस राब्ते में थे, उनको भी फ़ोन वगैरह कर रहे थे, यानी कि अहकामात वहीं से आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल इख्तियार नहीं था जेडी वैंस और उसकी टीम के पास, जबकि जो ईरानी टीम थी उनके पास मुकम्मल इख्तियार था कि वो कोई भी जो मामला होता है वो तय करके आ सकते हैं, उनके पास मुकम्मल इख्तियार था। तो ये इन दोनों वफूद के दरमियान फ़र्क था। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। टेबल पर जी ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से ऑफर मौजूद है। तो अभी देखें 21 के बाद जो है वो ये क्या मतलब है कि अमेरिका फिर कोई नया एडवेंचर करता है, या ईरान ने तो क्लियर कर दिया है जी कि इन मुज़ाकरात ये जो आपने ऑफर्स रखी हैं ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो आप समझें कि बड़ी एक अजीब सी कैफियत में या सूरत हाल में फंस चुका है। कैसे फंस चुका है और इससे कैसे निकल सकता है? हुआ यह है कि इन मुज़ाकरात के दौरान खबर आती है, और ये सऊदीया की तरफ से खबर सामने आती है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आती, कि पाकिस्तानी जो फौज है ना वो तैनात कर दी गई है सऊदीया में, और सऊदीया की एक इंपॉर्टेंट बेस है, और ये बेस सबसे करीब है ईरान के। अगर डिस्टेंस को नापा जाए, सऊदीया में बहुत सारी बेसिस है ना, तो ये एक जो बेस दी गई ना पाकिस्तान को, ये सबसे करीब है ईरान के। वहाँ पर तैनातियाँ जो है वो कर दी गई हैं, सामान और दीगर चीज़ें वगैरह पहुँचा दी गई हैं। अब इन मुज़ाकरात के दौरान ये जो खबर है वो सामने आती है, और इससे भी एक पैगाम ये दिया जाता है जी कि हम तो सऊदीया के साथ ही खड़े हुए हैं। और खैर इससे पहले भी जब सऊदीया की एक रिफाइनरी के ऊपर गालबन अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने ये कहा था जी कि ईरान ये ना करे, हमारा दिफाई मुआहदा है और हम सऊदीया के साथ खड़े हुए हैं। और फिर जाहिर सी बात है ना करने का मतलब यही है कि मजबूरन फिर हमें भी जो जवाब है वो देना पड़ेगा, हमें भी इसमें कूदना पड़ेगा, हमें भी जो हमला है यानी कि वो आपके ऊपर करना पड़ेगा अगर सऊदीया के ऊपर जो अटैक है वो होता है। अभी तक का रोल तो बड़ा मुस्बत है पाकिस्तान का, पूरी कोशिश की गई है सऊदीया और ईरान आमने सामने ना आए, और ऐसा ही हुआ, सऊदीया ईरान आमने सामने नहीं आए। अब ये साउथ एशिया इंडेक्स है, ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी तक कोई 13,000 के करीब जो फौजी हैं वो 12 से 18 फाइटर जेट्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तान डिप्लॉय कर चुका है। अच्छा, ये भी ऑफिशियली सऊदीया या पाकिस्तान की तरफ से कुछ सामने तो नहीं आया, इसलिए कंफर्मेशन दोनों हुकाम की तरफ से ही की जा सकती। बहरहाल ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान कोई 50,000 के करीब जो फौजी हैं वो सऊदी अरेबिया में तैनात करेगा, और इसके अलावा मजीद भी जो फाइटर जेट्स हैं ना वो वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, इसका एक मतलब तो ये है कि अगर सऊदीया से कोई अटैक होता है ईरान पर, दोनों आमने सामने आते हैं, तो ये नहीं होगा कि पाकिस्तान से कोई अटैक होगा। अगर पाकिस्तान को जो वहाँ पर बेस दी गई है, पाकिस्तान ने फौजी वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए, साजो सामान पहुँचा दिए, जेट्स पहुँचा दिए, तो वहीं से ही जेट्स उड़ेंगे और जो अटैक है वो होगा। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फिर ये कह सकता है कि हमारे मुल्क से तो आपके ऊपर अटैक नहीं हो रहा, ईरान को ये कह सकता है। लेकिन अव्वल जो पाकिस्तान की कोशिश भी है और लग भी ये रहा, और अभी तक पाकिस्तान कामयाब भी हुआ है कि सऊदीया और ईरान आमने सामने ना आए। और अगर ये जो जंग है ये नहीं रुकती और अटैक्स होते हैं ईरान पर, और ईरान भी अटैक करता है, और ख़ास तौर पर जो यूएई है उसको एक वहाँ से अमरीकी जो फौजी हैं वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, तो सऊदीया इसमें नहीं जाएगा, या पाकिस्तान सऊदीया को रोक सकता है कि नहीं आप अपनी बेसिस ना दें, यहां से अमेरिका को अटैक ना करने दें। अगर ऐसा करने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो इससे क्या होगा कि ईरान के पास भी फिर कोई जवाब नहीं होगा कि वो क्यों सऊदीया के ऊपर अटैक करेगा, फिर तो वो वैसे ही नहीं करेगा ना। अगर सऊदीया से नहीं होता, सऊदीया की अगर सरजमीन यूज होती है, फिर हमला जो है वो ईरान की जानिब से किया जाएगा और फिर पाकिस्तान भी बीच में कूदेगा, तो ये काम करने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की फौज ठीक है वहां पर मौजूद है, दिफाई मुआहदा हुआ है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसमें नहीं आएगा, ना ही सऊदीया इसमें आएगा, और पाकिस्तान ने अभी तक यही किया है। और जहां तक बात है यूएई की, अब यूएई जाहिर सी बात है इन मुज़ाकरात की नाकामी पर खुश हुआ होगा, क्योंकि वो तो ये चाहता था कि मुज़ाकरात नाकाम हो। फिर इसराइल जो है वो भी ये चाहता था कि मुज़ाकरात नाकाम हो, और अव्वल ये चाहते ही नहीं थे कि मुज़ाकरात हो, वो कहते थे कि ईरान को हमने इसके दांत मुकम्मल तौर पर तोड़ने हैं। तो अब खबर ये है जी कि बहुत सारे फाइटर जेट्स और काफ़ी सारे जो फौजी हैं वो पहुंच रहे हैं यूएई में, और यूएई जो है वो फ्रंट फुट पर होगा, और यूएई से बड़े जो हमले हैं वो होंगे ईरान पर। तो यूएई से बड़े हमले होने का मतलब भी यही है कि फिर शायद जो दीगर खलीजी ममालिक है जिनमें कतर भी है, कतर तो पहले ही पीछे हो गया, और सऊदीया तो वैसे ही उसमें गया ही नहीं मामले में, उसने खामोशी ही रखी है, यहाँ से नहीं होंगे। और यूएई से अगर होते हैं, इसराइल से होते हैं, तो
ईरान का सारा फोकस सबसे पहले कहां पर होगा, वो यूएई के ऊपर होगा। और ये बात आपको वाजे करता चलूं कि अगर ईरान का पूरा फोकस यूएई के ऊपर हो गया और भरपूर कुव्वत के साथ ईरान ने यूएई के ऊपर हमला कर दिया तो यूएई फारिग हो जाएगा। ऑलरेडी फारिग इस तरह से हो जाएगा, वहां पर तबाही फिर जाएगी, वो तबाह हो जाएगा। हो सकता है कि कब्जा कर ले ईरान। और जहां तक अमेरिका की बारी है कि अगर वो एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करता, जो कि वो मैं नहीं समझता कि कर सकता है, क्योंकि फिर चीन भी पीछे बैठा हुआ है, रूस भी तमाम तर सूरत हाल को देख रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका का ईरान पर कंट्रोल, अपने हरम्स पर कंट्रोल ना हो, चीन के लिए भी और रूस के लिए भी। तो ये एक नई ब्लॉक गेम भी यहाँ पर शुरू हो गई है और चीज़ें मतलब है कि एक ऐसे गुंजल में इस वक्त फंस चुकी है ना कि कोई निकल नहीं पा रहा, खुद चाह कर भी ना निकल इस तरह से नहीं पा रहे कि ईरान ऐसी बात है वो कंट्रोल नहीं देगा, कंट्रोल उसने दे दिया तो वो फारिग हो जाएगा। उसके ऊपर 40 साल से सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है। अमेरिका जो है वो कंट्रोल लिए बगैर जाता है तो फेस सेविंग नहीं मिलेगी, और अगर वो वैसे पीछे हो जाता है तो इससे उसकी अपनी जो एक उसकी फिर बात कोई नहीं मानेगा, सुपर पावर का स्टेटस गया। और फिर मसला ये भी है कि इस जंग के खिलाफ भी उनकी अपनी आवाम है, तो अब यहाँ पर यूएसए क्या करे, वो भी फंसा हुआ है। इसराइल जो है उसने करना ही करने हैं। यूएई ऐसे फंसा हुआ है कि अगर अब नए हर्म्स पर कंट्रोल ईरान का होता है तो इनको ईरान के साथ झुककर जो है वो रहना पड़ेगा और फीस शीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता तो वही इस्तेमाल होना है, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात करने होंगे। यूएई ऐसा नहीं कर रहा, वो भी फंस चुका है, एक स्ट्रांग जो पोजीशन है वो ले लिया। तो पूरा खित्ता इस वक्त एक गुंजल में फंस चुका हुआ है और मुज़ाकरात का कामयाब होना बड़ा ज़रूरी था कि ये कामयाब हो, लेकिन मैं दोबारा से कहूँगा कि ये गैर फितरी नहीं था कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। एक ही नशिस्त में 40 साल से अमेरिका और ईरान आमने सामने है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि एक निशिस्त में सब कुछ तय हो जाए। बहरहाल इतनी पॉजिटिव इसमें से डेवलपमेंट हम ये ले सकते हैं कि एटलीस्ट दोनों मेज पर बैठे तो सही, पाकिस्तान ने बिठा तो दिया ना, ये भी एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि दोनों को बिठा दिया। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हो भी गया, लेकिन उन बहुत सारी चीज़ों में से फिर ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इन असल मसला तो यही था ना, जोरी हथियारों का, लिबनान जंग का और अपनाए हरम्स के खुलने का और अपनाए हरम्स पर टैक्स का और अपनाए हरम्स पर खासतौर पर कंट्रोल का। तो मेन मसला तो यही था ना, इसके ऊपर ही तय होना था। और इसमें एक तजवीज़ जो दोनों तरफ मंजूर हो सकती थी, मतलब मसले को हल करवाना था ना आपने। ईरान छोड़ने को तैयार नहीं, अमेरिका छोड़ने को तैयार नहीं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं, तो पाकिस्तान ये कर सकता था जी कि चले पाकिस्तान और सऊदीया के कंट्रोल में, वो दोनों आप एतमाद करेंगे और न्यूट्रलिटी से मामला चलते रहेंगे। अब यहाँ पर फिर ईरान का मौक़िफ़ भी है कि हम अपना जो पार्ट है वो कैसे हवाले कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यूएई के जो तेल के कुएं हैं वो हमारे कंट्रोल में दे दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपका मुल्क का हिस्सा है, आप कैसे कंट्रोल में जो है वो दे सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं, और ईरान ने भी ये देख लिया कि अब नए हरम्स पर उनका कंट्रोल है ना, तो उन्होंने मतलब है कि वक्त की सुपर पावर को पीछे जो है वो धकेल दिया है। तो बहरहाल देखें इसमें से मजीद क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।